जो अब हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं मशीन का, जो कल पेपर डाले थे, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेपर को सोल्व कीजिए जितना हो सके, क्योंकि पेपर आपका फाइनल एग्जाम ही होगा और मे बी जून 10-15 या फिर के आसपास मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए स्टार्ट, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर फाइनली आपका एग्जाम डायरेक्ट होगा तो एक तो टफ कंडीशन एग्जाम होगा आपका, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन की बात आएगी तो बच्चे एक रूम में कम जाएंगे, कैमरा आपका हमेशा 24 आवर ऑन रहेगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें सेक्शन फर्स्ट जो था बहुत आसान पेपर था, वैसे जिसने पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए पेपर हमेशा क्या होता है, टफ होता है, उसकी तो कोई बात नहीं होती कभी। तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन था, एक नंबर का आया था। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, नेम एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कौन कन्वर्ट करता है, मोटर। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, मोटर। जिसका मोटर है उसका एक नंबर कंप्लीट है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ट्रांसफार्मर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। तो ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है, मैंने बताया भी था कौन सा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस, मतलब कि इसमें कोई भी रोटेटिव पार्ट नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, ए 4 पोल वेव बाउंड डीसी जनरेटर है। जो 4 पोल वेव बाउंड है, वेव बाउंड क्या है, डीसी जनरेटर। तो वेव बाउंड में क्या होता है कंडीशन, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है, किसके इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ पोल का होता है या फिर 2 होता है। इसमें जो होता है आपके पास में कि वेव बाउंड में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होता है इक्वल टू क्या होता है, आपको 2 के इक्वल टू होता है। और अगर लेफ्ट बाइंडिंग हुआ तो वहां पे क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतना ही आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा। तो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या है कि नेम द टाइप ऑफ मोटर, नेम द टाइप ऑफ मोटर विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सा मोटर का यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में देखो में क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल चाहिए होता है, चाहिए होता है ना। तो हम डीसी मोटर का यूज कर सकते हैं, डीसी सीरीज का हम मोस्टली ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का स्पीड में हाई स्पीड मोटर है, ठीक है ना। तो ये होगा डीसी सीरीज मोटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन इज मैक्सिमम। कोई भी डीसी मशीन उसका एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगा, जबकि वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस का वजह आपके पास में इक्वल हो जाए। कभी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए एक बात ध्यान रखना आपको, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, व्हेन कौन सा लॉस, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। अब वेरिएबल लॉस कौन सा है, बेयरिंग का लॉस हो गया, वाइंडिंग का लॉस हो गया, ये सारा क्या होता है, वेरिएबल में होता है। और कांस्टेंट लॉस कौन सा होता है, जो आपके पास में एडी करंट जो मैग्नेट का जो होगा। तो ये दोनों लॉस अगर आपका इक्वल टू होता है तो देन द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेम द, दे रखा है कि नेम द टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड इन डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, मोस्टली हम 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। 3 पॉइंट या 4 पॉइंट दे सकते हैं, 3 पॉइंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 पॉइंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक पीछे पेपर सॉल्यूशन किए तो उसका सेम रिपीट क्वेश्चन है। क्या है, द ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन आर। तो डीसी मशीन का ब्रशेस किसी से बना होता है, सबको पता होगा किसी से बनता है हमेशा, कार्बन। तो ब्रशेस किसका बनेगा, कार्बन की। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा होगा, कार्बन होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले तो क्या दे रखा है, सनबर्न टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन। सनबर्न टेस्ट जो है किस मोटर पर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये सनबर्न टेस्ट आपके पास जो होता है वो हम क्या करते हैं कि डीसी सीरीज मोटर के ऊपर हम नहीं कर सकते। डीसी सीरीज मोटर में हम कभी भी टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो डीसी सीरीज मोटर है उसको क्या कर सकते हैं, बिना लोड को हम इसको स्टार्ट ही नहीं कर सकते। जब हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखा वक्रज रिले इज ए, वक्रज रिले इज ए
किस चीज से तेल का बकल्स रिले पता है आपको? तो बकल्स रिले इज ए गैस एक्वेटेड रिले, मतलब यहाँ पे जो फिल द ब्लैंक्स में आएगा वो क्या आएगा आपके पास में? गैस आएगा, ठीक है ना। उसका जो लास्ट क्वेश्चन इसका वो आप सबको पता भी होगा, ओपन सर्किट टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन फिल इन द ब्लैंक्स लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। मतलब क्या कर रहा है, जो ओपन सर्किट टेस्ट है किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट? तो आप सबको पता होगा कौन सा टेस्ट होता है ओपन सर्किट से? टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आयरन लॉस। अगर हमें आयरन लॉस फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा हम करेंगे। तो ये था आपके पास सेक्शन ए, कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन ए। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर चलते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, रिपीट का मतलब क्या होता है? जो है प्रीवियस पेपर में जिसका सॉल्यूशन मैं दे दिया है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, या फिर जो क्वेश्चन आपके नोट्स में अवेलेबल है बड़े क्वेश्चन वो भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन ही आपके पास नोटबुक में है अवेलेबल। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। समझा जरूर दूंगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसका। तो हम लोग सेक्शन बी की ओर आते हैं। सेक्शन बी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पता है क्या है? स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े थे। क्या पढ़े थे उसमें? कि जो आपको फर्स्ट फिंगर होता है वो क्या देता है? जो फर्स्ट फिंगर होता है वो क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड को बताएगा। मिडिल फिंगर जो होता है, थर्ड फिंगर बोलते हैं, थर्ड फिंगर वो क्या करेगा? वो किसको बताता है? जल्दी बताओ। वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड जो थंब है, थंब किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर ये राइट हैंड रूल होता तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ, जहां पे करंट डाले ना सिर्फ एक ही चेंज आता है, क्या होता है यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज आएगा। अगर राइट हैंड रूल है तो, अगर लेफ्ट है तो यहाँ पे क्या होगा? करंट होगा। और एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, इसे हम मोटर रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत गलत बात है। क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लाइफ में पूछा है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे का कोई भी करंट क्राइंग कंडक्टर है, अगर उसमें क्या करेंगे? सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा? आपके पास में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यही आपके पास फर्स्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सबको पता होगा क्या 13 में? आर्मेचर रिएक्शन। रिपीट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप प्रीवियस नोट्स में देख सकते हो, इस वाले नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा इसका? कैसे डिफाइन कैसे करते हैं? द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स टू द मेन फ्लक्स। मतलब जो आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपको आर्मेचर फ्लक्स बोलते हैं। या फिर किसी ने अगर नोट्स से याद करके लिखा हो तो भी आपके पास में सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर, प्लगिंग। प्लगिंग सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो समझ लो। प्लगिंग आपके पास होता क्या है? ये नहीं, सॉरी, तो प्लगिंग आपका क्या है कि ये एक मेथड है किसका? इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का। मतलब इलेक्ट्रिकली हमें क्या करना है? किसी भी मशीन को रोकना है तो उसके लिए क्या करते हैं? प्लगिंग का यूज करते हैं। तो ये आपके पास में क्या एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल मोटर को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। इसमें करते क्या है? जो सप्लाई है ना, सप्लाई टर्मिनल, सप्लाई टर्मिनल को हम क्या करते हैं? जो जनरेटर का सप्लाई टर्मिनल है उसको क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो जब रिवर्स कर देंगे तो क्या होता है? सडनली मोटर का आपके पास में धीरे धीरे करके अपोज करना, रुकना शुरू हो जाता है। जैसे आप बाइक को पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में भगाओ और एकाएक अगर बैक गियर मारोगे तो क्या होता है? उस कंडीशन में विपरीत दिशा में जैसे फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा? उस कंडीशन में रुकने की कंडीशन में आ जाता है। तो यही यहाँ पे आपके पास में क्या प्लगिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 है, क्या दे रखा है? कंजर्वेटर टैंक। तो सबको पता होगा कंजर्वेटर टैंक होता क्या है, अगर नहीं पता तो समझ लो। तो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है कि एक पाइप का बना हुआ टैंक होता है, एक टैंक बना होता है, पाइप एक टैंक होता है जिसमें क्या करते हैं? ऑयल, जिससे हम ये पता करते हैं कि ऑयल कितना है टैंक के अंदर में। मतलब कंजर्वेटर टैंक क्या है कि ऑयल लेवल का एक इंडिकेटर है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि टैंक के अंदर में कितना ऑयल अवेलेबल है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर के अंदर में देखो मेनली तो दो लॉस होता है, कौन कौन सा होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तीसरा जो लॉस होता है इसमें मैंने एक और बताया था, कौन सा बताया था, तीसरा जो लॉस मैंने बताया था वो लॉस मैंने बताया था आप लोगों को, एक सेकेंड, डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाई इलेक्ट्रिक लॉस। तो आयरन लॉस कहां पे होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। कॉपर लॉस कहां पे होता है, ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में होता है। और डाइलेक्ट्रिक लॉस कहां पे होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है आपके पास में, कहां पे होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, वायर ऑयल यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण से जो भी लॉस होता है सारा सारा डाइलेक्ट्रिक लॉस के अंदर में काउंट किया जाता है। तो ये तीन लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर में। एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, सबको पता होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर में केवल और केवल एक वाइंडिंग होता है, मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर में क्या होता है आपके पास में, टैपिंग लेकर के क्या करते हैं, सेकेंडरी का काम करवा लेते हैं। मतलब ये चीज है एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसमें लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड दोनों का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सारा एक चीज पे टैपिंग के साथ में यूज किया जाता है। उसके बाद एनी टू एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट मोटर, पता है कहां कहां यूज करते हैं, कहां कहां करते हैं, स्पीड कंट्रोल के लिए करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं, लेथ मशीन को चलाने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में करते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन मिला है इसमें प्रीवियस पेपर में। उसके बाद में ड्रा द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। नो लोड में क्या करना है, ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते हैं हम लोग फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का नो लोड पे। नो लोड का मतलब आइडियल कंडीशन है, उस कंडीशन में लॉसेस क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। V1 E2 E1 ये क्या होगा पास में I, सॉरी 5 ये I W I U I नो, यही डायग्राम बना था फेजर डायग्राम नो लोड का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या है, आपको पिछला जो क्वेश्चन था उसमें इसका सॉल्यूशन गिवन है। तो जो बैक ईएमएफ होता है उसको क्या बोलते हैं, कभी भी क्या करते हैं, कोई भी जो डीसी मोटर होता है तो डीसी मोटर को हम क्या करते हैं, एज ए मोटर जब चलाते हैं तब भी क्या होता है, उसका जो आर्मेचर का टर्मिनल है ना ए और डबल ए पे, यहाँ पे क्या होता है वोल्टेज बिल्डअप होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसका बैक ईएमएफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन मोटरिंग एक्शन। मोटरिंग एक्शन में कम्यूटेटर का क्या काम होता है, मैंने बहुत बार बताया था क्या काम आता है। कम्यूटेटर में अगर मोटर में लगाएंगे कम्यूटेटर को तो क्या काम आएगा, कम्यूटेटर अगर मोटर में लगा हुआ है तो क्या करेगा, डीसी से डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कोई भी मोटर आपका डीसी सप्लाई से नहीं चलेगा। और अगर यही जनरेटर लगा देंगे तो किसमें क्या कर देगा ये काम, जनरेटर में तो एसी टू डीसी एक काम आता है ना। तो ये था आपके पास कम्यूटेटर। सबसे लास्ट क्वेश्चन में क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है किसके किसके बीच के, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा उससे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन बोलेंगे। अब बोलोगे सर नो लोड वोल्टेज क्या है, फुल लोड वोल्टेज क्या है। इसे सपोज करो मैं सप्लाई दिया, सप्लाई पीछे से लेके आए तो 220 230 वोल्ट आया, आपने जब लोड लगाया तो यहाँ पे 240 या 210 220 आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस हो गया ना 10 वोल्ट का, ये क्या है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी का एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोटबुक में अवेलेबल है, तो इसलिए आप लोग सॉल्यूशन वहां से देख लेना। समझा मैं देता हूँ आपको, यहाँ पे सॉल्यूशन आपके नोटबुक में अवेलेबल है, सारे के सारे क्वेश्चन ए टू जेड जितने क्वेश्चन है सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, अभी 2 दिन पहले हम लोग किए थे, रिपीट क्वेश्चन है। मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, आप सबको पता होगा। क्या होता है मोटर जनरेटर में डिफरेंस? मोटर जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल से जो मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा मोटर होगा, जो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा वो क्या करेगा, जनरेटर होगा। मोटर कौन से रूल पे काम करता है, फ्लेमिंग की लेफ्ट पे, ये क्या करेगा, राइट पे काम करेगा। मोटर में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस, मतलब मोटर का करंट सप्लाई चाहिए, जनरेटर से सप्लाई क्या करते लेते हैं। तो जो भी 4-5 पॉइंट लिखवा रखा आप लोग वहां से देख लेना, वो सेम हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ अ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी मोटर का है, ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। डीसी मोटर को क्या करना है, सॉरी डीसी मोटर के लिए क्या है, क्या स्पीड कंट्रोल हम कैसे करते हैं, सबको पता होगा कैसे करते हैं। 3-4 मेथड हमने पढ़ा था, कौन कौन सा पढ़ा था, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल, दूसरा फील्ड कंट्रोल, तीसरा आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल। इस तीनों मेथड से हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आर्मेचर कंट्रोल में क्या था कि जो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहां पे लगा रहे थे, आर्मेचर के ऊपर लगा रहे थे। फील्ड कंट्रोल में क्या था, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कहां पे ऐड कर रहे थे, फील्ड में कर रहे थे। सर्किट डायग्राम में दिखा रहा हूं, देखो आपके पास क्या था, स्टार्टर एल एफ ए, एल में क्या कर रहे थे, प्लस सप्लाई दे रहे थे। अगर हम फील्ड कंट्रोल लेंगे तो क्या करेंगे, फील्ड में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे और आर्मेचर को हम सीधा क्या करेंगे, डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो ये जो कंट्रोल मेथड है वो क्या होगा आपके पास में, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, सॉरी फील्ड कंट्रोल मेथड हो गया। अगर इसी रेजिस्टेंस को क्या कर दें, सॉरी इसमें एक मिस्टेक था, इसमें फील्ड की वाइंडिंग लगाया नहीं था। ये अगर हम क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं कि आर्मेचर कंट्रोल करते हैं तो क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को यहां से लगा करके रेजिस्टेंस में क्या लगा देंगे, आर्मेचर में लगा देंगे। तो ये हमने पढ़ लिया था, यही सेम हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला पेपर जो सोल्व किया था आप लोग वहां पर देख सकते हो। टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाते हैं, तो जो हम टॉर्क और करंट में क्या करेंगे, जो ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में करेंगे, टॉर्क और करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं क्या बोलते हैं, टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ग्राफ आप लोग को नोटबुक में अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या डाल रखा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत बार पढ़ लिया हम लोगों ने। ये कितने तरीके का था, 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन पढ़ा था, रीजनरेटिव, और कौन सा पढ़ा था, रियोस्टैटिक, और कौन सा पढ़ा था, प्लगिंग। इन तीनों में से आपको क्या करना है, इसमें पूछा एक्सप्लेन एनी वन मेथड, सॉरी हाँ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी वन मेथड, मतलब किसी भी वे को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीजनरेटिव को कर सकते हैं, प्लगिंग को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। तो सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं, आप जिसको चाहो आप वहां से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या था, हम सप्लाई को क्या कर रहे थे, सबसे पहले मोटर लगा देते थे, मोटर के साथ में क्या करते थे, जो मोटर का आउटपुट था उसको क्या करते थे, वापस हम सप्लाई में वापस फीड करते थे। तो इससे क्या होता था, आपका मोटर स्टॉप हो रहा था। रियोस्टैटिक में क्या करते थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस उसमें ऐड करते किसमें, इसको फील्ड वाइंडिंग में। प्लगिंग में मैंने भी बताया क्या करें, सप्लाई को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो ये तीनों मेथड है, इन तीनों मेथड को आपको क्या करना है, किसी भी एक मेथड को आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आंसर सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेंशन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ये भी रिपीट बहुत बार पढ़ ली है, ये क्वेश्चन भी आपके पास में आया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है, अगर लोड है तो ऑन रहेगा, नहीं है तो ऑफ रहेगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या था, अगर लोड रहे चाहे ना रहे तो क्या रहना पड़ता है, हमेशा ही ऑन रहना पड़ता है। पावर ट्रांसफार्मर में हमेशा क्या होता है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन चलता है, इसमें डेल्टा स्टार कनेक्शन चलता है, ठीक है ना। इसका भी जब आगे ट्रांसफर मतलब कंज्यूमर को सप्लाई के लिए करते हैं, इसमें इससे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई देते हैं। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं, आपके पास नोट्स अवेलेबल हो गए क्वेश्चन। उसके बाद क्या दे रखा है, मेंशन द डिफरेंट कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करवा दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पैरेलल ऑपरेशन 10 में चाहे 5 में आना इसमें कंपलसरी होता है। तो पैरेलल ऑपरेशन होता क्या है,
कि हमारे पास जैसे क्या होता है कि दो ट्रांसफार्मर हम लेते हैं, सपोज कर लो आपने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, मैंने प्लांट बनाया 11 kVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया, अभी हमारे पास में 5-10 kVA तक का लोड का कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या हुआ सडनली यहाँ पर लोड 5 kVA और हो गया, तो आप क्या करोगे? उस कंडीशन में क्या करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर हम 5 kVA को और लेकर के या 6 kVA का लेकर के क्या करते हैं, पैरेलली हम जोड़ देते हैं। तो ये पैरेलल ऑपरेशन होता है। इसमें क्या क्या कंडीशन देखते हैं? सबसे पहले फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए इसमें? सेम हमेशा होना चाहिए। अगर फेज सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा तो भी दिक्कत आएगा। सेकेंड जो कंडीशन था वो क्या था? फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए इसका? फ्रीक्वेंसी सप्लाई क्या होना चाहिए इसका? सेम होना चाहिए। रेटेड केवीए भी सेम होना, सॉरी रेटेड वोल्टेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनपुट सप्लाई वोल्टेज, इनपुट करंट रेटिंग हमारे पास में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस प्रकार का क्या करते हैं, कनेक्शन करके अपना सारे को क्या करते हैं, पैरेलल में चला लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप सबको पता होगा, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, पिछली क्लास में इसको रिपीट किए थे, कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमेशा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। उसके लिए करते क्या है, ये मैग्नेटिक कोर है, इसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, ये जिसमें इनपुट देते हैं क्या होता है? प्राइमरी, और जिससे हम आउटपुट लेते हैं कौन होता है इसका? सेकेंडरी। इसके प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे, दोनों के बीच क्या होता है? इंसुलेशन लगा होता है। फिर भी क्या होता है, इसमें क्या होता है? करंट ट्रांसफर होता है। किस तरह से? ड्यू टू कॉजेज ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि कोई भी करंट करेंट कंडक्टर में जिससे करंट फ्लो होगा, अगर उसमें क्या करेंगे, जैसे सप्लाई देंगे तो वहां पे क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और यही ईएमएफ क्या होता है कि प्राइमरी से सीधा का सीधा मैग्नेटिक लिंकिंग के कारण क्या होता है, सीधा का सीधा सेकेंडरी आपके पास ट्रांसफर होता है। तो ये आपके पास ट्रांसफार्मर दे रखा है, वर्किंग पूछा इसका। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड टू इंप्रूव कम्यूटेशन ऑफ डीसी मशीन। पिछली क्लास में रिपीट क्वेश्चन है कि कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं? 3-4 मेथड है, वोल्टेज है, लाइन है। जो भी मेथड आपको याद है आप वहां से क्या कर सकते हो, या दोनों को आप वहां से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखा, वेरियस लॉसेस अकर इन डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंदर कौन कौन सा लॉसेस होता है, ये मैंने कहा रखा क्वेश्चन, कौन कौन सा लॉस होता है? आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ब्रशलेस लॉस, फ्रिक्शनल लॉस, सबको क्या करेंगे, अलग अलग एक्सप्लेन कर देंगे। आयरन लॉस किस प्रकार से होता है, कहां पर होता है आयरन लॉस? आयरन लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। कॉपर लॉस, सॉरी आयरन लॉस इसमें मोटर के कोर में होगा। कॉपर लॉस मोटर के वाइंडिंग में होगा। ब्रश लॉस ब्रश पे होगा। फ्रिक्शनल कहां होता है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है इसके कारण जो लॉस होता है क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल लॉस बोलते हैं। तो इन सब लॉस का नाम लिख करके क्या करेंगे, 2-3 लाइन इसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर डाल रखा है, देखो मेंटेनेंस शेड्यूल ट्रांसफार्मर का हम लोगों ने आईएमडब्ल्यू में पढ़ा है। आईएमडब्ल्यू के यूनिट 4 में हम लोगों ने पढ़ा है मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर का पढ़ा है। तो वहां से 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं याद करके, और नहीं तो आप सबको पता है कि हम कब क्या करते हैं। सर वीकली टेस्ट क्या करते हैं, मंथली डाल दो, 3 मंथली डाल दो, 6 मंथ में डाल दो, ईयरली डाल दो, और क्या कर दो, 5 ईयरली डाल दो, बस यही था ना। वीक में क्या देखेंगे, उसके जितने भी कनेक्शंस हैं बुशिंग वगैरह जो भी उसको हम देख लेंगे कनेक्शन टाइट है या नहीं है। मंथली में क्या देखते हैं, उसका ऑयल लेवल चेक करते चले जाएंगे। 3 मंथ में वैसे देखते हैं बुशिंग वगैरह सारा ठीक है, नट वगैरह कोई खराब रहा खुल तो नहीं गए देखेंगे। 6 मंथ में हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर जो वाइल था क्या उसका डायलेक्ट्रिक लॉस ठीक है या खराब हो गया है। ईयरली हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि कोई इंटरनली फॉल्ट की वजह से पेंट वेंट खराब हो रहा है, सिलिका जेल खराब हो रहा है, इसको ईयरली चेक कर लेते हैं। और 5 ईयरली में क्या करते हैं, उसको पूरा ओवरहोलिंग करेंगे, मतलब पूरा पार्ट खोल करके हर एक पार्ट को क्या करते हैं उसको देख लेंगे। तो ये होता है पावर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस शेड्यूल। उससे मैंने लिखवा रखा है बहुत अच्छे तरीके से समझा के रखा है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना यूनिट नंबर सेक्शन डी।
और सेक्शन डी का भी सारा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, तो वहां से भी हमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वही है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर बनाते कैसे हैं, कैसे कैसे काम करता है, आप सबको पता होगा 3 पॉइंट स्टार्टर में। उसका डायग्राम जरूर बनाना। उसमें क्या होता है, इसे बहुत सारे पॉइंट लेते हैं, एक क्या लगाते हैं, एनबीसी पॉइंट लगाते हैं, ये क्या होता है, स्टड होता है। ये स्टड इसके साथ लिंक, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें यहाँ सीधा सप्लाई देते हैं ना इसको कॉइल के थ्रू से। अब जैसे क्या करते हैं कि इस स्टड को यहाँ पे देगा तो क्या उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, मोटर धीरे 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 जैसे समय रेजिस्टेंस क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, मोटर का क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, स्विच लगा होता है, उसके साथ में ये स्टड आपके जाकर के लॉक हो जाता है। तो आप लोग वहां देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। उसके बाद में क्या है, वेरियस मेथड ऑफ कूलिंग। कुछ दिन पहले पिछली क्लास में हम किए थे, कूलिंग का बहुत सारा मेथड है, कौन कौन सा, नेचुरल कूलिंग है, एयर कूलिंग है, उसके बाद में एयर ब्लास्ट कूलिंग है, ऑयल कूलिंग है, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग है। तो सारे कूलिंग के बारे में मैंने एक्सप्लेन करवा रखा है, आप लोग वहां से देख लेना। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का बनावट आप सबको पता होगा कैसा होता बना हुआ, ये इसका डीसी मशीन बना हुआ है। उसके बाद उसके जितने भी पार्ट है सारे पार्ट में क्या करना है, हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। पार्ट को कौन सा था, इसका रोटर था, स्टेटर था, और कौन सा था, ब्रशेस था, फैन था, बेरिंग है, शाफ्ट है, कम्यूटेटर है। इन सभी को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या दे रहा है, एक्सप्लेन द परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करना, दोनों को एक्सप्लेन करना। सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका है। तो ओपन सर्किट टेस्ट हम किस लिए करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर में, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आयरन लॉस। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या किस लिए करते हैं, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस। और इसका मैंने सर्किट डायग्राम बनवाया था, वो सर्किट डायग्राम को जरूर बनाइएगा क्योंकि सर्किट डायग्राम भी नंबर मिलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम में एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया था, उसके बाद एक एमीटर, फिर एक वोल्टमीटर, ये टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्म भी किया था। उसके बाद में क्या था, ट्रांसफार्मर, एक वाटमीटर, वाटमीटर में दो कॉइल था, एम एल सी वी। एम सी सबसे पहले क्या करते, शॉर्ट कर देते ना। अब इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एल में, ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्या रखते हैं, इसका ओपन रखते हैं। अगर हम चाहें तो हम वोल्टमीटर कनेक्ट करके हम वोल्टेज को देख सकते हैं। तो ये इसका ओपन सर्किट टेस्ट है। अगर इसी को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट में करेंगे तो कुछ टाइम नहीं करेंगे, इसको वायर को सिर्फ हटा देंगे और इसको क्या करेंगे, एक वायर से शॉर्ट कर देंगे। ये जो टेस्ट होगा वो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर फाइंड आउट किया जाता है। यही तक था आपका फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन सोल्यूशन। आप लोग चेक कीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा।